हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का सिविक्स चैप्टर वाई डू वी नीड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं हम आज। ठीक है, इसका पहला जो पार्ट है वो हमने ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करा था। ठीक है, जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लास अटेंड करी होगी उनको याद होगा, पता होगा। ठीक है, हमने इसका पहला जो पार्ट है वो हमने डिस्कस करा है। अब जो हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में, अब ये देख सकते हैं पार्लियामेंट की फ़ोटो। ये पार्लियामेंट है। ये पार्लियामेंट के अंदर जो सीटिंग है, ये दो नीचे जो सेकंड और थर्ड फ़ोटो है, ये उनकी सीटिंग दिखाई हुई है। ठीक है, अब ये एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं संसद भी बोला जाता है इसको। ठीक है, सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन। जो ऑनलाइन जिन्होंने क्लास अटेंड करी होगी उनको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर दो हाउस होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा, दो हाउसेस होते हैं और दोनों की जो सीट्स हैं वो डिफ़र करती हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो है सारी टोटल, जैसे इसमें जो है टोटल स्टैंड बताई गई 245, लेकिन ये 250 होती हैं टोटल, मतलब पूरी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। 250 सीट्स होती हैं। अभी रिसेंटली में 245 के नियर बाई है और लोकसभा में 543 के नियर है आज की डेट में। ठीक है, और इसमें जो टोटल रहती है लोकसभा में वो 552 है टोटल, जिससे ज़्यादा नहीं हो सकती कोई भी। ओके, तो ये तो रहा हमारा पार्लियामेंट का। अब हम पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट का रोल क्या होता है। एज़ मैंने पहली क्लास में बताया था कि पार्लियामेंट का काम होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, डिस्कशन, डिबेट्स। ठीक है, और कोई इंपॉर्टेंट जो इश्यूज़ होते हैं उनके ऊपर डिसीजन मेकिंग। तो आप देख सकते हैं कि जब भी हमारा कोई भी कानून बनना होता है, जैसे मैंने बताया था आपको कृषि कानून बना, ठीक है, या ट्रिपल तलाक के ऊपर कानून बना, या धारा 370 के लिए कोई अमेंडमेंट हुई, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो पार्लियामेंट डिसीज़न ले सकता है। ठीक है, पार्लियामेंट इनके ऊपर डिसीज़न मेकिंग कर सकता है, लॉ बना सकता है। ठीक है, और पार्लियामेंट को सुप्रीम पावर इसलिए भी बोला गया है क्योंकि यहाँ पर जो लोग होते हैं वो सीधा डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं लोगों द्वारा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी पर्सन बैठता है वो हमारे द्वारा इलेक्टेड होता है। ठीक है, तो उसके पास वैसे ही पावर ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि एक आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, जो कि सबसे बड़ी रैंक होती है, सबसे आप ये कह सकते हो कि एक आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर सबसे हायर पोस्ट पे होते हैं। ये सबसे मुश्किल एग्ज़ाम, सबसे मुश्किल ट्रेनिंग पास करके अपनी पोजीशन होल्ड करते हैं। बहुत मेहनत लगती है, लेकिन फिर भी अगर कोई एक पर्सन, जैसे मनोहर लाल खट्टर की एग्जांपल लेता हूँ, मनोहर लाल खट्टर सीएम है या नरेंद्र मोदी पीएम है, लेकिन ज़्यादातर पावर सीएम और पीएम के पास होल्ड होती है। ऐसा क्यों? इसका मेजर रीज़न यही है क्योंकि इनके पास जो लोग हैं, मतलब जो सीधा पीएम या सीएम है, ये सीधा डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं लोगों द्वारा, तो इनके पास ऑटोमेटिकली पावर ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो आईपीएस आईएएस हैं ये एक सिस्टम के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, हम इन्हें इलेक्ट नहीं करते। तो लोग जब जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में सुप्रीम पावर लोगों के पास है। ठीक है, और वो लोगों ने जिसको चुना है वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, क्योंकि कई लोगों ने उनको चुना है, कई हज़ारों लाखों लोगों ने उनको चुना है, तो वो सुप्रीम पावर होंगे। इनका जो टेन्योर होता है, ठीक है, लोकसभा का जो टेन्योर होता है वो होता है 5 ईयर्स, और राज्यसभा का टेन्योर 6 ईयर होता है। सीट्स मैं आपको बता ही चुका हूँ। और मतलब ज़्यादा जो है इनमें डिसीजन मेकिंग जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो लोकसभा ही है, क्योंकि ज़्यादातर जो फाइनेंशियली बिल्स होते हैं, फाइनेंशियली बिल्स मतलब जो बजट वगैरह होता है वो लोकसभा में ही पेश होता है। ठीक है, पास होने के लिए लोकसभा में ही पेश होता है, वो राज्यसभा में पेश नहीं होता है। ठीक है, उसकी राज्यसभा में इतनी अहमियत नहीं होती है। उसका मेजर रीज़न ये होता है क्योंकि जो लोकसभा है ना बेटा, लोकसभा डायरेक्टली हम उनको चूज़ करते हैं। जितने भी एमपी वहाँ बैठते हैं वो सारे हमारे द्वारा चुने होते हैं। लेकिन जो राज्यसभा है वो इनडायरेक्टली चूज़न होते हैं। इनडायरेक्टली मतलब हम उनको डायरेक्टली चूज़ नहीं करते, हम जिन्हें चूज़ करते हैं वो उनको चूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब मान लो हमने जिन एमपीज़ को चूज़ करा, हमने जिन सीएम एमएलए को चूज़ करा, वो एमएलए उन लोगों को चूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट प्रोसेस हो गया, इस वजह से ज़्यादा उनके पास पावर नहीं होती। लेकिन रोल वो इक्वली इक्वली मतलब बैलेंस है उनका भी रोल। ऐसा नहीं है कि पावर उनके पास कम है। कोई लॉ पास करना है तो दोनों ही सदनों में, दोनों ही हाउसेज में इक्वली जाना चाहिए। वो ये नहीं है कि एक ही सदन में जाके पास हो जाएगा और दूसरे सदन में वो पास नहीं हुआ तो फिर वो आगे बढ़ जाएगा। नहीं, दोनों सदनों में इक्वली उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पर हम ज़रा देख लेते हैं लोकसभा एक
का एक चार्ट है यहाँ पर, मई 2014 का ये है। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज और नंबर ऑफ एमपीज दिखाए हुए हैं। देखो बेटा, कोई भी पार्टी जो है ना, पार्टी की बात कर रहा हूँ, बीजेपी, आम आदमी, कांग्रेस वगैरह, इन सब की बात कर रहा हूँ, ये तभी गवर्नमेंट फॉर्म कर पाती है जब इनके पास नंबर्स होते हैं। ठीक है, 50% से ज़्यादा इनके पास अगर नंबर है तो ही अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। अब आप ध्यान से देखोगे इस डाटा को ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ पता लगेगी कि बीजेपी के पास बहुत ज़्यादा सीट्स थी, तभी वो आज भी 2019 के इलेक्शन में भी और 2014 के इलेक्शन में भी उनके पास कितनी सीट्स थी इस वक्त, 282। तो बहुत ज़्यादा सीट थी। और जो आप पार्टीज़ देखेंगे उसमें इतनी ज़्यादा नहीं है। जैसे कांग्रेस के पास सिर्फ और सिर्फ 44 सीट्स आई, आम आदमी के पास 4 सीट्स आई। ठीक है, और जो छोटी मोटी पार्टीज़ हैं उनके पास लिमिटेड सीट्स आई हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो आपकी लोकसभा है वहाँ पर सबसे ज़्यादा मेंबर उसी पार्टी के आपको दिखेंगे जो कि इलेक्शन जीता होगा, जिसने इलेक्शन जीता होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो भारतीय जनता पार्टी, तभी उसने गवर्नमेंट फॉर्म करी थी 2014 और 19 में भी। ठीक है, ये कुछ ऐसे आप देख सकते हो कि किस किस पार्टी के किस किस जगह पे मेंबर्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी पार्टी से कितने कितने मेंबर्स हैं, यहाँ पर आपको देख सकते हो। और ग्रैंड टोटल कितना हो रहा है, 543। मैंने आपको बताया था ना, अभी 543 के नियर बाय हैं। अब शायद ऊपर नीचे हो जाते हैं ये जब भी इलेक्शंस वगैरह होते हैं, क्योंकि कभी कभार कोई सीट रद्द भी हो जाती है। ठीक है, तो वो सीट कम कम हो जाती है उस वक्त के लिए। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ए टू सेलेक्ट आ नेशनल गवर्नमेंट। अब देखो, नेशनल गवर्नमेंट सेलेक्ट करने के लिए पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसको कैसे समझा जाए, इसको इस तरीके से समझा जाएगा कि अगर आप देखोगे कि जैसे अगर हम 2019 की बात करते हैं, 2019 में बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत ही बढ़त से, बहुत ही लार्ज नंबर में अपना जो सीट्स हैं पार्लियामेंट में या लोकसभा इलेक्शन भी बोलते हैं, एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, ये जो 5 इयर्स के बाद इलेक्शंस होते हैं गवर्नमेंट की, ऑल ओवर इंडिया किसकी गवर्नमेंट होगी, उसको लोकसभा इलेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन लोकसभा इलेक्शंस में जिस भी पार्टी की सीट सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, उसका पकड़ लोकसभा में भी बहुत स्ट्रांग होगा। क्योंकि मान लीजिए अब चलो ये 43 को भी हटा दे, 500 का एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे इजीली आपके भी रहेगा। जिसके पास 500 सीटों में से 350 सीट्स हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उसको मेजोरिटी तो वैसी मिली पड़ी है, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, और वो मेजोरिटी तो उनके पास वैसी ही है, क्योंकि उनके पास 350 मेंबर्स पहले ही हैं। अगर कल को वोटिंग भी होती है, ठीक है, अगर कल को वोटिंग होती है तो वोटिंग में 2/3 वोट चाहिए होते हैं, वो तो इनके पास पहले ही हैं, क्योंकि मेंबर्स उनके पास ऑलरेडी ज़्यादा हैं। तो ये बेनिफिट मिल जाता है। इसमें जब 543 होते हैं और 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं, ठीक है, वो मतलब अलग से इलेक्ट करे जाते हैं, एंग्लो इंडियंस नॉमिनेटेड करे जाते हैं लोकसभा के अंदर। ये एंग्लो इंडियंस आपके उसमें भी होते हैं, राज्यसभा में भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें एंग्लो इंडियंस का मतलब है जो प्रॉपर इंडियंस नहीं है। ठीक है, मतलब प्रॉपर इंडियंस नहीं है, कुछ बाहर के भी हैं लोग, ठीक है, जिनके पास सिटीजनशिप है, जो बाहर के भी हैं, ठीक है, उनके पास जो सिटीजनशिप है वो बाहर की है, तो उनको एंग्लो इंडियंस बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर एक और वर्ड यूज़ हुआ है, कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, कोलिशन फॉर्म्ड। कोलिशन का मतलब क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है कोलिशन। कोलिशन का मतलब होता है कि जो आपकी पार्टी है, मान लीजिए कि प्रॉपर वोट्स उसको नहीं मिलते हैं, तो उसके बाद उसके पास क्या चारा बचेगा, उसके पास चारा बचेगा कि किसी और पार्टी से जोड़कर मिलकर वो नंबर ऑफ़ वोट्स, मान लीजिए कि आपको चाहिए जीतने के लिए नियर अबाउट 250 250 सीट्स चाहिए, ठीक है, लेकिन आपके पास 250 सीट्स नहीं हैं, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे, वो पार्टी क्या करेगी, मान लीजिए एक पार्टी के पास है 150 और एक पार्टी के पास है 100, तो जिस पार्टी के पास 150 है वो 100 को अप्रोच करेगी। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि वो किसी ऐसी पार्टी को भी अप्रोच करे जिसके पास 50-50 सीट्स आई हों।
मतलब ऐसा कुछ भी, मतलब कैलकुलेशन बनाकर उनको वो नंबर पूरे करने होते हैं, और वो अगर नंबर पूरे कर लेते हैं तो उसको हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे कि आपके हरियाणा में कोलिशन गवर्नमेंट है, जेजीपी और आपका बीजेपी का कोलिशन गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है आपको समझने के लिए कि हरियाणा में ऐसी कोलिशन गवर्नमेंट है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो वर्किंग है, वर्किंग एक बहुत अच्छी तरीके से होती है कोलिशन गवर्नमेंट में, क्योंकि एक आइडियोलॉजी के लोग नहीं होते इसमें, तो एक प्रेशर बना रहता है गवर्नमेंट के ऊपर काम करने का, ठीक है। और कोई भी डिसीजंस ऐसे ना लिए जाएं जिसकी वजह से बहुत इश्यूज होते हैं, जैसे कि आज भी अब देखोगे किसान आंदोलन की वजह से काफ़ी ज़्यादा देश में जो है आक्रोश देखने को मिला। तो अब गवर्नमेंट जो है वो अपनी अड़ी हुई है, लेकिन कई पार्टीज उनका सपोर्ट कर रही हैं। तो ये खूबसूरती है हमारी डेमोक्रेसी की, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया तो उसको मानना ही है, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। दिस इज़ अ गुड थिंग। अच्छा, लीड कौन करता है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा, ठीक है। और लोकसभा का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि हेड वहाँ पर जो माना जाता है, या जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर जो होल्ड होती है, वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है, क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स होती हैं, ठीक है। और वही डिसीजन लेता है कि मिनिस्ट्री किस किस को देनी है। जैसे कि अगर आज की डेट में, आज जैसे 7 तारीख होगी, आज की डेट में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग करने वाले हैं, और उसमें और मंत्री ऐड करने वाले हैं और मिनिस्टर्स ऐड करने वाले हैं। आप ये न्यूज़ देख सकते हैं। तो ये चीज़ एक पॉजिटिव चीज़ है और एक अच्छी चीज़ है, जिससे कि हमें ये पता लगता है कि हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड जो है वो प्रधानमंत्री है, मतलब प्राइम मिनिस्टर है। अब वो प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो सकता है, आज नरेंद्र मोदी है, कल कोई और भी है, तो वो भी अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होगा, ठीक है। नेशन के हेड भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। ओके। ओके, क्या हो गया? तो ये ऊपर बहुत जल्दी चला जाता है। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा आ रहा है वो आ रहा है टू कंट्रोल एंड गाइड द इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। अब क्या है? अब कंट्रोल करना, गाइड करना और इन्फॉर्म करना गवर्नमेंट को, ये भी पार्लियामेंट का काम है। अब देखो, द पार्लियामेंट वाइल इन द सेशन बिगन विद द क्वेश्चन आवर्स। द क्वेश्चन आवर्स इज इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच एमपीज कैन इलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब भी हम कभी पार्लियामेंट की, अगर आप देखते हो लोकसभा का एक अलग चैनल आता है, उसमें कभी डिबेट्स वगैरह होती है, तो उसमें पता लगेगा कि एक डिबेट के लिए अलग से एक क्वेश्चनिंग आवर दी जाती है कि भाई गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है। मान लीजिए कि अभी का जो इश्यूज क्रिएट हो रहा है कि भाई अभी ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन बहुत रैश हो रहा है, और ये किसान की बात क्यों नहीं सुन रही सरकार, तो इसके लिए मुद्दा उठ सकता है, ठीक है। देश में दूसरी तरफ कश्मीर का जो मुद्दा चल रहा था उसके ऊपर आवाज़ उठ सकती है। देश में दूसरी तरफ जो कोरोना वायरस का इशू चल रहा है उसके ऊपर आवाज़ उठ सकती है। तो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं हम, और गवर्नमेंट को उसको आंसर देना पड़ता है। अदर पार्टीज के, सेम पार्टी के मेंबर भी क्वेश्चनिंग उठा सकते हैं, और उनको उनको आंसर करना पड़ता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग द क्वेश्चन द गवर्नमेंट इज alerted in shortcomings and also comes to know about the opinion of the people and their representative in the parliament, MPs, asking the question about the crucial task of for every MP. The opposition party's crucial role in the healthy functioning of the democracy. They highlight the drawbacks in the various policies and the programs of the government and mobilize the popular support of their own policies. अब यहाँ पर जो हमारी पार्लियामेंट है, वहाँ पर जो डिस्कशन और डिबेट्स चलते हैं, उसका बहुत ही हेल्दी एक रिजल्ट मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, कई मुद्दे ऐसे होते हैं, बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जो कि हम नहीं उठा सकते हैं, हम अपने लेवल पर नहीं पिकअप कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में पूरे देश के जो एमपी हैं वो बैठे होते हैं, और उनके पास पूरी की पूरी सदन बैठी होती है, और वो वहाँ पर डिबेट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से, और उनको आंसर देना पड़ता है। वो डायरेक्टली मोदी जी से भी गवर्नमेंट आंसर मांगेंगे, जो दूसरे पार्टीज वाले हैं, या सेम पार्टी वाले भी पूछ सकते हैं, ऐसी बात नहीं, ठीक है। कि भाई मोदी जी आपने ये पॉलिसी लेके आए, इसका क्या रिजल्ट निकला, और मोदी जी को वहाँ पर आंसर देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर जो एक विपक्ष की जो पार्टी होती है, ठीक है,
या हम अपोजिशन पार्टी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अपोजिशन पार्टी, आप ये लगा लो कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, और अगर वो गलत कर रही है तो उसको क्वेश्चनिंग कर सकती है, क्योंकि वो भी इलेक्टेड है, वो भी इलेक्टेड मेंबर है, और वो भी लोगों की रिप्रेजेंटेशन है, लोग उनको रिप्रेजेंट, वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वहाँ पर वो क्वेश्चनिंग पूछ सकते हैं, आस्क कर सकते हैं कि हाँ ये इश्यूज आ रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम्स का रेजोल्यूशन कब तक निकलेगा। The government get a valuable feedback in the kept in the toes and the questioning asked by the MPs. In addition, all the matter dealing with the finance, the parliament approval is crucial for the government. This is the only several way in the parliament control the guides and inform the government. The MP are the representative of the people, हैव अ सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग गाइडिंग द इन्फॉर्मेशन पार्लियामेंट। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि एमपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ठीक है, मतलब हमारे ही सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी डिमांड्स उठाते हैं, हमारी क्वेश्चनिंग्स उठाते हैं बाहर में। अब जैसे संजय भाटिया है, करनाल के एमपी हैं, ठीक है, अब करनाल के एमपी है, कल को हमको मान लो कोई दिक्कत आ रही है करनाल के अंदर, ठीक है, कोई इश्यूज़ हो रहे हैं, तो हम संजय भाटिया के पास जाएंगे, ठीक है, और वो इश्यूज़ अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर है और वो ऐसा लगता है कि पूरे देश का इशू बन सकता है या कोई ऐसा मेजर इश्यूज है, तो वो वहाँ पर पार्लियामेंट में उठाएंगे हमारी आवाज़। ठीक है, तो ये हमारे सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम जिन्हें इलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे लिए काम करते हैं। अगर हम उनको इलेक्ट नहीं करते उनको कौन पूछेगा, वो पार्लियामेंट में बैठेंगे, क्या उनके पास पावर होगी, क्या वो एमपी कहलाएंगे? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से कि हम उनको इलेक्शन में वोट दे रहे हैं। फिर थर्ड है लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग के बारे में बता चुका हूँ आपको पहले भी कि लॉ मेकिंग इनका बहुत मेजर काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। लॉ मेकिंग, कानून बनाना, चाहे कानून किसी भी चीज़ में हो, जैसे कृषि बिल आपका हुआ, ठीक है, धारा 370 हटाना हुआ, ठीक है, ट्रिपल तलाक हुए, बहुत सारे मेजर डिसीजंस हैं जो कि गवर्नमेंट ने लिए हैं। ठीक है, और वो जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी लॉ मेकिंग के अंदर आती है। तो पार्लियामेंट में लॉ जो होता है पहले बिल के रूप में पेश होता है, फिर वो लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में जाएगा, वहाँ पर 2/3 मेजोरिटी मिलेगी, तब वो नेक्स्ट पास होगा। पहले अगर लोकसभा में जाता है तो फिर पास होने के बाद राज्यसभा, अगर वहाँ से रिजेक्ट होता है तो दोबारा से लोकसभा आएगा और उनको इम्प्लीमेंट करके दोबारा से राज्यसभा भेजना पड़ेगा। अगर लोकसभा और राज्यसभा ने पास कर दिया तो वो जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हुए बिना वो लॉ नहीं बनता, जैसे ही उस पर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हो जाता है वो लॉ बन जाता है, और प्रेसिडेंट को भी उस पर सिग्नेचर करना ही पड़ता है अगर वो लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया हो। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।